नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की श्रृंखला के अंतर्गत विजन आईएएस कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप लोग चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है, यानी 30 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, यानी विषय एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची दी हुई है। ओके, अब ये बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ओके, देखते हैं कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें अगर हम देखें बैंकिंग, तो दोस्तों बैंकिंग जो है ये समवर्ती सूची में दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि बैंकिंग जो है ये किसका विषय है, तो बैंकिंग जो है समवर्ती सूची का नहीं है, बल्कि बैंकिंग जो है संघीय सूची का विषय होता है। और अगला है कृषि, तो कृषि राज्य सूची का विषय है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग भी संघीय सूची का विषय है। और दिया हुआ है व्यवसाय संघ, ओके, तो यह जो है हमारी समवर्ती सूची का विषय है, न कि संघीय सूची का, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसे बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसमें से केवल एक ही युग्म सही सुमेलित होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक युग्म सही सुमेलित है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है, इसकी 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची निहित है। संघीय सूची में 98 विषय, जिसमें कि मूलतः 97 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय, जबकि मूलतः इसमें 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं, और जबकि इसमें मूलतः 47 विषय शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी और अवशिष्ट विषय अर्थात जिनका उल्लेख किसी भी अनुसूची में नहीं किया गया है वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? तो ऑप्शन ए भीम सिंह जी मामला, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन डी कियोतो होलोहन मामला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स मामले में। यानी कि मिनर्वा मिल्स मामला जो है ये 1980 में हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित की गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्रायः पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या है? चलिए देखते हैं कौन कौन से सही है। इसमें बताना है कि कौन से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 15 है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सही है। इसमें पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन तो ठीक है, लेकिन भारतीय जो भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस नहीं थे यहाँ पर थे भारतीय गणितज्ञ थे सत्येंद्र नाथ बोस ने
इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ओके, इसलिए यह गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ये यहाँ पर ये जगदीश चंद्र बोस नहीं होगा। ओके, सेकेंड है कि इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है। क्यों गलत है? तो हम बताते हैं कि क्यों गलत है। क्योंकि इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो के तापमान पर ठंडा किया जाता है, न कि गर्म किया जाता है। ओके, तीसरा देखते हैं कि इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका उपयोग जो है ये बिल्कुल सही है। ओके, और इसके अलावा भी देखें तो जो घूर्णी चुंबकीय सेंसर्स वगैरह होते हैं उनके बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा, 19 नहीं होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है हमारा कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो कथन एक बार देख लीजिए, ये कथन दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से इसमें कथन सही होंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं कि कथन एक है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है। ओके, और यह कहाँ पर दिया गया है? तो यह दिया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में, और यह जो लाइन मिलेगी यह मिलाएगी आपको आर्टिकल अनुच्छेद यानी 27 में। ओके, नेक्स्ट कि यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। तो फ्रेंड्स यह गलत है। क्यों गलत है? तो अगर हम बात करें तो यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि कर की उगाही पर रोक लगाती है, शुल्क पर रोक नहीं लगाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है और धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं है। ओके, तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि 17 बोल रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही होंगे। ओके, तो हम देखते हैं कितने हमारे कथन हैं। तो अभी हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, तो हम और आगे देखते हैं। यानी 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें बताना है दिए गए कूट के सही उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। ओके, कूट यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सही होंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के बारे में। ओके, तो देखते हैं। यानी केंद्र को, पहला कथन है, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यह भी सही है, हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी सही है, यानी कि हमारे इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करें कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वह संविधान में कहाँ दी गई है, तो वह दी गई है संविधान के अनुच्छेद 360 में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। मतलब प्रवेश कराने की जो करने की शक्ति जो है किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी संघ सरकार को, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए संसद को प्राप्त है।
यानी कि अनुच्छेद 3 जो है वह संसद को अधिकृत करता है कि वह किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्रों को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ओके, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, हम 19 की तरफ पढ़ते हैं और 19 में देखते हैं क्या बताना है। तो हमें बताना है 19 में जो है कि निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं। ओके, और इसमें क्या बताना है, सही उत्तर चुनना है और ये हमारे यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से लाभ हैं इसके और कौन कौन से लाभ नहीं है किसके, संसदीय लोकतंत्र के। तो संसदीय लोकतंत्र के लाभों की बात करें अगर, तो उत्तरदायी सरकार बिल्कुल सही है, और व्यापक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है संसदीय लोकतंत्र के। और अगर हम देखें कि शक्ति का कठोर पृथक्करण, तो फ्रेंड्स ये संसदीय लोकतंत्र के लाभ नहीं है, ये जो है क्या है, ये हानियां हैं या दोष बोल सकते हैं कि ये दोष है। ओके, फोर्थ है हमारा कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य है, तो ये भी लाभ है। ओके, तो यानी हमारा जो लाभ होगा वह 1, 2 और 4, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। और अगर हम अन्य लाभों की बात करें तो अन्य लाभों में होगा कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो और अन्य लाभ होंगे, उत्तरदायी सरकार भी होगी। ओके, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी होगी। ओके, और व्यापक प्रतिनिधित्व तो होगा ही होगा। ओके, और यह जो है निरंकुशता को भी रोकता है, यह भी एक लाभ है इसका। और अगर हम इसके दोषों की बात करें कि इसके कौन कौन से दोष होंगे संसदीय लोकतंत्र के, तो संसदीय लोकतंत्र में होगा कि नीतियों की निश्चितता होगी, ये एक दोष में गिना जाएगा। और अस्थायी सरकार होगी, दोष। और इसका मंत्रिमंडल की निरंकुशता भी दोष होगी इसका। और शक्तियों के कठोर पृथक्करण का विरुद्ध भी होगा। और यह एक दोष होगा इसमें कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होने लग जाएगा। ओके, यह इसके दोष हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अपने। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वह देखते हैं कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा ऐसे राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है या करते हैं। ओके, देखते हैं कौन कौन से करता है और कौन से नहीं करता है। तो इसमें बताना है कि सही कूट का उत्तर चुनना है, सही चुनना है और विकल्प इसके ये दिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। ओके, ये तो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल होगा, समता में करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है कि उपाधियों का अंत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उपाधियों का अंत नहीं है, उपाधियों का अंत जो है राजनीतिक समता सुनिश्चित नहीं करता है, ये मूल अधिकारों से संबंधित है उपाधियों का अंत। तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ पर नहीं होगा। और तीसरा है कि निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी सही होगा, यानी हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 होगा, तो हम चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके जो कथन है वो ऐसे हैं कि संविधान संशोधन विधेयक कथन एक है और इसमें से सही बताना है कि सही कौन सा है। ओके, चलिए हम बताते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि मनोनीत सदस्यों द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, और मनोनीत सदस्य मंत्री या गैर मंत्री सदस्य हो सकता है। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह भी गलत है। क्यों गलत है? तो अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि ये जो इसका जो सही होगा वह ऐसा होगा कि
संविधान विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है अगर, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाना चाहिए, न कि विशेष बहुमत से। ओके, और साधारण बहुमत कैसे होगा? तो यह होगा सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच में मतदान से तय होता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 हमारा कि समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसमें 4 कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ओके, तो चलिए हम बताते हैं कौन सा कथन सही होगा समता के अधिकार के संबंध में। तो इसमें दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव है। तो फ्रेंड्स यह गलत है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक नहीं है, यह नकारात्मक अवधारणा है यहाँ पर। ओके, यानी कि जो समता का अधिकार है, ये विधि के समक्ष जो समता जो है, यह नकारात्मक अधिकार है, अवधारणा है। ठीक है, और इसका जो वो है तो ये इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपना कि जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा दी हुई है कि जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से अपना। 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एकात्मक कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखते हैं, तो इसमें क्या बताना है कौन कौन से सही है, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे एकल संविधान, ये एकात्मक विशेषता है। आपातकालीन उपबंध, यह भी है। और अखिल भारतीय सेवाएं भी है, एकात्मक हमारी जो विशेषता है संविधान की। और एकीकृत निर्वाचक तंत्र भी है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए इसमें जो होगा, तो इसमें जो 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी इसमें सही हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो यह बताना है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार। ओके, यह जो दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यह जो दिया गया है ये कहाँ पर है? यह अनुच्छेद 17 में है। और समता का जो अधिकार है यह दिया हुआ है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में। ओके, और अगर हम बात करें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है तो यह कहाँ पर मिलेगा? तो यह अनुच्छेद 32 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के बीच में है। और शोषण का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसमें हमारे 2 कथन दिए हुए हैं और इसमें बताना कौन सा कथन सही है। ओके, तो चलिए अब हम बताते हैं कौन सा सही है इसमें। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कि आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा ये पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है कि अपनी तरफ से ये कोई मुआवजा नहीं दे सकता है। ओके, आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है कि आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है। क्यों? क्योंकि ये आयोग जो है ना अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन जो है ये राज्यपाल को नहीं सौंपता है,
ये राज्य सरकार को सौंपता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक वाला। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या था। कि इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारी विघटन घटना यानी टाइटल डिसरप्शन इवेंट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। ओके, तो देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, यह 2 दैनिक ज्वारों के बीच समयांतराल की समाप्ति है। ऑप्शन बी, यह पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रमण है। ऑप्शन सी, यह चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। और ऑप्शन डी, यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यह ब्लैक द्वारा तारे के किसी तारे का विनाश है। ओके, अगर हम इसको और अगर बात करें कि ये होता क्या है, मतलब कि जो टाइडल डिसरप्शन इवेंट है, इसे हम ज्वारी विघटन घटना भी कहते हैं। तो ये बोलते हैं कि इसके दौरान में अगर बात करें तो ब्लैक होल का ज्वारी बल आसपास के तारे को विघटित कर देता है। यद्यपि तारे का लगभग आधा मलबा अपने मूल पथ पर बना रहता है, लेकिन अन्य आधा मलबा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से आकर्षित होता है। ब्लैक होल से जो जुड़ी इस पदार्थ की क्रमिक वृद्धि उत्सर्जन की एक अल्पकालिक ज्वाला यानी फ्लेयर उत्पन्न होती है, जिसे ज्वारी विघटन घटना के रूप में जाना जाता है। अगर आप ऐसे समझें कि जो हमारा ब्लैक होल है और एक कोई जो मलबा है, इस दौरान क्या होता है कि जो मलबा हो रहा है ना, तो उसका मलबे का आधा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं पर उसमें ब्लैक होल में जाने लगता है। और जैसे ही वो ब्लैक होल में जाता है तो वहाँ पर एक चिंगारी से छूटती है, लाइट से आती है, तो उसको हम टाइटल डिसरप्शन इवेंट बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरीके के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो कि हमने प्लेलिस्ट में बना दी है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ओके, बाकी वही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।